हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 126 वाले ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है? इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ फोर्स कैन पुल अ कार्ट। क्या है कि तुमने कभी वो गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी देखी है? उसी का एग्जांपल है कि ये गधा या घोड़ा जो भी मान लो, ये अपने पीछे की ट्रॉली को खींच रहा है। तो जब ये ट्रॉली को खींच रहा है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाले लॉ के अकॉर्डिंग ये ट्रॉली भी गधे को खींचेगी। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक वाले पूछ रहे हैं कि जब गधे को ट्रॉली पीछे खींच रही है तो गधा आगे कैसे बढ़ रहा है। ठीक है भाई, जब गधे पे फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है तो गधा आगे कैसे चल रहा है, ये कैसा पॉसिबल है? लेट सपोज तुम खड़े हो और तुम्हें कोई पीछे से खींचेगा तो तुम पीछे मूव करोगे ना, आगे थोड़ी ना मूव करोगे। तो अब अपन बताते कि इस पे केवल यही फोर्स नहीं लग रहा। ये घोड़ा क्या करता है, गधा लग रहा है लेकिन ये घोड़ा क्या करता है, अपने पैरों से जमीन को पीछे की पुश करता है, अपने पैरों से जमीन को पीछे पुश करता है ऐसे। तो भाई जमीन को जब पीछे पुश करता है तो जमीन को गुस्सा आ जाता है। जमीन बोलती है भाई तूने मुझे पुश किया, वो भी पीछे की डायरेक्शन में, तो रुक, मैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से तुझे भी पुश करूंगी, लेकिन कहां? आगे की डायरेक्शन में। तो ये जमीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो जमीन क्या करती है, इस घोड़े पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है। तो इस फोर्स के कारण क्या होता है, घोड़ा आगे बढ़ता है। समझ में आ गया? लैंग्वेज मैंने याद लिख रखी है। फोर्स पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड एज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स व्हाई ग्राउंड पुशेस द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई फोर्स तो पीछे लग रहा है तो घोड़ा आगे कैसे बढ़ रहा है। भाई केवल यही फोर्स नहीं लग रहा, इसके ऊपर जमीन भी फोर्स लगा रही है। वो जमीन का फोर्स ज्यादा होगा इस वाले फोर्स से, तभी घोड़ा आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मैं काट डाल दूं, बहुत ज्यादा डाल दूं उसके अंदर, तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा जमीन के फोर्स से, तब ये नहीं चल पाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो पेज नंबर 126 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज which ejects large amount of water at a high velocity। क्या होता है कि भाई ये फायरमैन है, ये अपना पाइप पकड़ता है, होज तो छोड़ो, तो जब ये बहुत हाई वेलोसिटी से वाटर निकलता है ना, तब इसको पकड़ने में दिक्कत आती है। तुमने देखा होगा यार कि बहुत डिफिकल्ट होता है जब हाई वेलोसिटी से अपना वाटर निकलता है। कभी तुम टैंकर आता होगा ना, तो टैंकर के पाइप को पकड़ना तुम हिलते रहोगे, दूसते रहोगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, अपन रीजन देखते हैं। देखो यार, क्या होता है ना कि जब इसमें से ये वाटर, क्या कहते हैं अपना, ये पाइप है, जब वाटर के ऊपर क्या करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाता है, वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है ताकि जो वाटर है ये हाई वेलोसिटी से निकले। तो जब ये पाइप वाटर पे फोर्स लगाता है उसको इजेक्ट करने के लिए, तो एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग वाटर भी क्या करता है, पाइप पे फोर्स लगाता है। तो पाइप के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस कारण हैंडल करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे? When a pipe ejects water from it with a high velocity, then it applies force on it. Due to reaction of that, water applies force on pipe in opposite direction. That's why it is difficult to handle the pipe. ठीक है, लिख देता हूं मैं। When pipe ejects water with high velocity by applying force on it. When pipe ejects water with high velocity by applying force on it, then water applies force, then water
applies force on pipe in opposite direction due to Newton's third law. That's why it is difficult to hold a pipe. ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, 40 kg नहीं, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है 4 kg की, एंड अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। एक राइफल है जो कि है 4 kg की और उसके अंदर एक बुलेट पड़ी है जो है 50 ग्राम की। तो ये कंडीशन, एक राइफल है और उसके अंदर एक बुलेट पड़ी है। इस राइफल का मास है M1 4 kg और बुलेट का मास है 50 ग्राम। 50 ग्राम बोले तो 0.05 kg। ठीक है, अब क्या करा है अपन ने, इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अभी गन भी रेस्ट पर है और बुलेट भी रेस्ट पर है। अब क्या होगा कि अपन क्या करेंगे, फायर कर रहे हैं बुलेट। तो बुलेट फायर कैसे करते हैं अपन? फायर मतलब क्या होता है, बुलेट को इजेक्ट करना वेलोसिटी के साथ। तो भाई अभी शुरुआत में तो क्या है, बुलेट रेस्ट पे पड़ी है। अब अपन को पता है कि अगर बुलेट रेस्ट पे पड़ी है और उसको मोशन में लाना है तो अपन को उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स कौन लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा गन की ये प्लेट। ठीक है, गन की जो ये प्लेट है ना, ये प्लेट लगाएगी बुलेट के ऊपर फोर्स। तो ये प्लेट और ये बुलेट से जाके टकराई। अब जैसे ही टकराई बुलेट से तो बुलेट फायर हुई, और बुलेट कितनी वेलोसिटी से फायर हुई? बुलेट फायर हुई 35 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, बुलेट कितने से फायर हुई? 35 मीटर पर सेकंड से फायर हुई। M1 कितना है? M1 है 4 kg और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 बोले तो गन क्या है, शुरुआत में रेस्ट पे पड़ी है, तो गन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। अब बुलेट का मास है 50 ग्राम, मतलब बोले तो 0.05 kg और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बुलेट की भी 0। ठीक है, अब जैसे ही फायर करी, फायर करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? 35 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की हो गई फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, और मास है 0.05 kg और इसका 40 kg, और इसकी वेलोसिटी अपन को निकालनी है। रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है ना, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। अब अच्छा बताओ, राइफल में इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी कैसे आएगी? रिकॉइल वेलोसिटी कैसे आती है राइफल में? देखो ध्यान से, जैसे ही ये प्लेट बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी तो रिएक्शन के बदले क्या करेगी बुलेट पीछे फोर्स लगाएगी। भाई ये मेरा हाथ है, इस पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो मेरा हाथ क्या करता है? इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। तो सिमिलर कंडीशन होती है कि जब प्लेट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से बुलेट भी सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगी पीछे की डायरेक्शन में, और उस फोर्स के कारण रिकॉइल वेलोसिटी आती है गन के अंदर। रिकॉइल वेलोसिटी जब अपन पीछे जाते, तो तुमने देखा होगा कि जब भी अपन गन चलाते हैं, तो मैंने रियल वाली तो कभी चलाई नहीं, मेले वाली चलाई है, तो जब रियल वाली गन चलाते हुए देखोगे असलियत में, तो जो बंदा चलाता है ना वो पीछे कर सकता है। और वो पीछे क्यों कर सकता है? क्योंकि वो रिकॉइल वेलोसिटी आ रही है, गन पीछे कर सकती है। तो भाई गन को चलाने के लिए अपने शोल्डर से ना बहुत हट्टे कट्टे होने चाहिए, मतलब अच्छे खासे होने चाहिए। दुबला पतला लकड़ी वाला बंदा लेके चले गया, बोले यार आज तो तेरे को उड़ा दूंगा गन से, पता चले गन चलाते चलाते खुद ही उड़ गया। तो ऐसा भी नहीं करना अपने को, थोड़ा खाते पीते घर का बनना है। ठीक है, अब देखो, अब अपन लगाएंगे इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों लगा रहे? क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, और लगा किसके अंदर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोलिजन कहां हो रहा है? देखो, जब ये प्लेट और ये बुलेट टकराएगी वहां पर कोलिजन हो रहा है, तो सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
law of conservation of momentum. By law of conservation of momentum, sum of initial momenta before collision is equals to sum of momenta after collision. Sum of momenta before collision is equals to sum of momenta after collision. ठीक है, m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2v2. m1u1 plus m2u2 equals to m1v1 plus m2v2. m1 कितना है? m1 है मेरा 4 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना है मेरा 0.05 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड, इक्वल्स टू m1 कितना है मेरा 4 kg है, यहाँ पर m1 है मेरा 4 kg इंटू v1 कितना है, v1 अपन को निकालना है, प्लस m2 कितना है, m2 है मेरा 0.05 kg इंटू ये कितना है 35 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये भाई साहब तो पूरे के पूरे निपट गए, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो 0 प्लस 0 0। अब ये बन गया यहाँ पे 4 kg इंटू वी प्लस ये बन गया क्या देखो 0.05 इंटू 35 मीटर पर सेकेंड, तो 0.05 kg इंटू 35 मीटर पर सेकेंड। ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव में 5/100 kg इंटू 35 मीटर पर सेकेंड, और इक्वल्स टू ये माइनस में आ जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी इधर आ गई तो माइनस 5/100 kg, 0.05 को लिखते 5/100 इंटू 35 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 4 kg इंटू वी। अब ये आपको v की वैल्यू v1 की वैल्यू निकालनी है, v1 की, तो क्या करेंगे 4 को इधर डिवाइड कर दो, तो देखो v1 की वैल्यू क्या आ गई, v1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखो, v1 इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 35/100 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस 5 इंटू 35/4 अपॉन 100 इंटू मीटर पर सेकेंड। तो v1 की वेलोसिटी क्या आ गई, v1 की वेलोसिटी आ गई देखो 5 5 25 175 माइनस 175/4 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो इसको कैंसिल आउट करो 4 से, 4 4 जा 16, 1 5 4 3 जा 12, 16 4 3 जा 12.45 माइनस 0.435 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आएगी इसकी रिकॉइल वेलोसिटी। इसको सॉल्व कर लेना, मतलब इसको अच्छे से कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना, -5 इंटू 35/4 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ तक लिख लो इसको एक बार। हाँ, एक चीज और, ये वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि गन पीछे की तरफ जा रही है। ऑब्वियसली रिकॉइल मतलब पीछे की डायरेक्शन में, जब अपन बुलेट फायर करते हैं तो गन पीछे जाती है ना, तो वो नेगेटिव साइन का मतलब है कि पीछे की डायरेक्शन में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 2 objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively। दो ऑब्जेक्ट है, एक 200 ग्राम का, एक 100 ग्राम का, दोनों के दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और एक मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, they collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 मीटर पर सेकंड। क्या करते हैं, अब देखो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, तो
ये धीरे धीरे जाके एक पॉइंट पे क्या करेगा, इसको टक्कर मारेगा। तो ये कोलिजन वाली कंडीशन ये रही जहाँ पे 100 ग्राम वाले ने 200 ग्राम को टक्कर मारी। ठीक है, अब कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये चलने लग गया 1.67 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ही इजी है, इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा, तो अपन क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम sum of momenta before collision is equals to sum of momenta after collision. Sum of momenta before collision is equals to sum of momenta after collision. सम ऑफ मोमेंटा क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। m1 कितना है, m1 है मेरा 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को मैं लिख देता हूँ 1/10 kg। कैसे भाई, 100 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो kg में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/10 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना है मेरा, यह सब ग्राम में ही कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो वेलोसिटी निकालनी है ना, सबको ग्राम में ही रखता हूं। m1 कितना है मेरा 100 ग्राम इंटू u1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना है 200 ग्राम, और ये कितना है अपने, ये कितना है अपने u2 आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, इक्वल्स टू m1 है मेरा 100 ग्राम और ये v1 है 1.67 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 है मेरा 200 ग्राम इंटू v2 निकाल दो, ये हो जाएगा मेरा 200 ग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस 200 ग्राम मीटर पर सेकेंड, 200 ग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा 167 ग्राम मीटर पर सेकेंड, प्लस ये हो जाएगा 200 ग्राम इंटू v2, 200 ग्राम इंटू v2। ठीक है, 200 400 माइनस 167, तो 400 माइनस 167 ग्राम मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 200 ग्राम इंटू v2, 200 ग्राम इंटू v2। ठीक है, 400 माइनस 167 क्या आ गया 223, तो क्या हो गया ये 223 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, 223 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, 233 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 200 ग्राम इंटू v2, 200 ग्राम इंटू v2। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, v2 की वैल्यू आ गई 233 अपॉन 200, क्या आ गई v2 की वैल्यू, निकालो इसके अंदर से 116.5 अपॉन 100, तो v2 आ गया मेरा 1.165 मीटर पर सेकेंड। हाँ सही है, क्या आ गया v2 की वैल्यू आ गई 1.6165 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है, बाकी सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटा, बस यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। पूरे टाइप के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा वाले बहुत ही इजी है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना कि अगर लेट सपोज ये इस तरफ आ रहा होता तो एक को पॉजिटिव वेलोसिटी लेनी थी और एक को नेगेटिव वेलोसिटी लेनी थी, तो बस साइन का ध्यान रखना, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप क्या करोगे, इसके बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करोगे,
और इसके डाउट्स मुझे कमेंट में लिख दोगे और जो भी डाउट्स आएंगे उससे रिलेटेड मैं बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस बना दूंगा, या फिर मैं चैप्टर्स एक बार केमिस्ट्री के भी कंप्लीट कर लूं सारे, उसके बाद फिर मैं अपने आप ही बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जैसा आपको सही लगे। लेकिन अगर कमेंट में आपने लिख दिए तो मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके अभी 2-3 महीने ऑनलाइन ही पढ़ते रहिए, ठीक है। और स्टे कनेक्टेड विथ मैथ्स विद गबरू। लॉकडाउन खुल गया है बट फिर भी हमारा कंटेंट जारी रहेगा, तो मैथ्स भी पढ़ते रहिए, फिजिक्स भी पढ़िए। अब मैं केमिस्ट्री डालने वाला हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम साथ में। लेकिन तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू फ्रॉम मैथ्स विद गबरू।